गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो विगत कुछ दिनों से हम लोग बादल को घिरते देखा है, इस कविता का अध्ययन कर रहे थे। उस क्रम में हम लोग कविता के रचयिता नागार्जुन के जीवन वृत्ति से परिचित हुए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हुए। साथ ही साथ कविता का संदर्भ, प्रसंग और शब्दार्थ सहित भावार्थ भी हम लोग देख चुके हैं। तो आइए आज कुछ इस कविता से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया, क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो पूरी कविता को केंद्र में रखकर पूछे जाते हैं और अक्सर आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर देने में असफल हो जाते हैं। आज उसी तरह के कुछ प्रश्न लेकर मैं यहाँ आपके सम्मुख इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए बेटा, जो स्टेंजा से पूछा जाता है लगभग उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे जाते हैं, लेकिन जो पूरी कविता को केंद्र में रखकर जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है, उन प्रश्नों का उत्तर करते समय आप लोग अक्सर गलत कर देते हैं या समझ में नहीं आता है। तो आइए आज उस तरीके के कुछ प्रश्न को लेकर मैं यहाँ इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए अध्ययन किया जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए या हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपनी कविता बादल को घिरते देखा है के आधार पर कीजिए। यह पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में दो प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें यह है कि कविता का केंद्रीय भाव लिखिए या हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपनी कविता बादल को घिरते देखा है के आधार पर कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यानी कविता का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर बाबा नागार्जुन ने इस कविता को लिखा है। तीसरा प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है के आधार पर मानसरोवर, चकवा चकई, कस्तूरी मृग, किन्नर किन्नरियों, कुबेर और उसकी नगरी अलका का वर्णन कीजिए। मतलब कई प्रश्नों को मैं एक साथ आपस में समेट दिया हूं कि बादल को घिरते देखा है, इस कविता के आधार पर आपको मानसरोवर का वर्णन पूछ सकता है, चकवा चकई का वर्णन पूछ सकता है, कस्तूरी मृग का वर्णन पूछ सकता है, किन्नर किन्नरियों का वर्णन पूछ सकता है, कुबेर और उसकी नगरी अलका का वर्णन पूछा जा सकता है। तो इसमें कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है, कविता की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये चार प्रश्न है और ये चार प्रश्न लगभग अगर इनको तोड़ कर पूछा जाए, ये चार प्रश्न लगभग 10-12 प्रश्न बना सकते हैं या 10-12 प्रश्न हो जाएंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को मैं स्पष्ट करता हूं और आप लोग इन प्रश्नों को समझिए, मुख्य बिंदुओं को लिखते चलिए साथ ही साथ, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में भी करना है। आइए प्रथम प्रश्न पर विचार किया जाए। कविता का केंद्रीय भाव लिखिए या हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपनी कविता बादल को घिरते देखा है के आधार पर कीजिए। देखिए बच्चों, यह कविता बाबा नागार्जुन की हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को समर्पित है। पूरी कविता में हिमालय के मनोहारी रूप का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता बादल को घिरते देखा है। यह कविता हिंदी साहित्य के महान मानवतावादी कवि, लेखक, विचारक बाबा नागार्जुन के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि नागार्जुन ने हिमालय के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हिमालय के स्वच्छ सफेद पर्वत शिखरों पर मैंने बादल को
स्वर्णिम कमलों पर गिरते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर कई झीलें हैं और उनके स्वच्छ जल में वर्षा ऋतु की गर्मी से व्याकुल राजहंस वहां आते हैं, विचरण करते हैं और विष तंतु को खाते हैं। कभी आगे वसंत ऋतु के मनोरम सौंदर्य का वर्णन वह करता है। कभी बताता है कि वसंत ऋतु के सूर्योदय के समय हिमालय की प्राकृतिक छटा कैसी होती है। कभी कहता है कि मंथर मंथर गति में हवा बहती है और जब सूर्योदय की किरणें श्वेत पर्वत शिखरों पर लाल किरणें पड़ती हैं तो वे श्वेत पर्वत शिखर भी स्वर्णिम रंग के हो जाते हैं और रात्रि में बिछड़े हुए चकवा और चकई का पुनर्मिलन हो जाता है और दोनों फिर आपस में प्रणय कलह करते हैं। कभी आगे कहता है कि हिमालय की उन बर्फानी घाटियों में सहस्त्रों फीट की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग विचरण करते हैं और अपने ही नाभि से उठने वाले उस मनमोहक मादक सुगंध को खोजने का प्रयास करते हैं। जब वे उसे नहीं खोज पाते हैं तो वे अपने आप पर ही चिढ़ते हैं, अपने आप पर ही खींचते हैं। कभी आगे कालिदास के महान ग्रंथ मेघदूतम का उल्लेख करते हुए कहता है कि कुबेर कहाँ है, उसकी नगरी अलका कहाँ है, बेरों प्रवाही गंगा जल का कोई अस्तित्व नहीं है, उस मेघ का भी पता नहीं है जिसका वर्णन कालिदास ने किया है। अर्थात कालिदास ने अपने मेघदूतम में जो इन सारी चीजों का वर्णन किया है वह कवि नागार्जुन को खोजने पर नहीं मिलता है। अंततः कवि कहता है कि छोड़िए जाने दीजिए, वे समस्त चीजें काल्पनिक थी। वह कहता है कि मैंने इतना ही देखा है कि भीषण जाड़े के दिनों में कैलाश पर्वत की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर आंधी तूफान के साथ प्रलयकारी में आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं। रही बात, न मुझे वहां कुबेर दिखा, न उसकी नगरी अलका दिखी, न व्योम प्रवाही गंगा जल का ही कहीं मुझे पता चला और न ही वह मेघ मुझे दिखाई पड़ा जिसको संदेश वाहक बनाकर कालिदास ने भेजा था। अर्थात ये समस्त चीजें कवि की अपनी कल्पना थी, काल्पनिक थी। कवि आगे देवदार के वनों का वर्णन करते हुए कहता है कि उन ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर देवदार के वृक्ष है, वन है और उन्हीं वनों में भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया के भीतर अनुपम सौंदर्य वाली किन्नरियां निवास करती हैं, जिनके बालों में सुगंधित फूल, कानों में नीला कमल लगा रहता है, लटकाए रहते हैं। उनका गला बड़ा ही खूबसूरत है, शंख सरीखे है, शंख के समान चिकना और उतार चढ़ाव वाला है। उनके सामने चांदी से बने हुए मणियों से जड़ित पान पात्र रखे हुए हैं जो मदिरा से भरे हुए हैं और किन्नर किन्नरिया उस मदिरा का पान कर रहे हैं, उस अंगूर की मदिरा का सेवन कर रहे हैं। उनकी आंखें मदिरा पीने के कारण लाल हैं और वे बंसी बजा रहे हैं। तो इस तरह इस कविता में बाबा नागार्जुन ने हिमालय के मनोहारी सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर। कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यह आपका दूसरा प्रश्न है। देखिए, कविता का उद्देश्य, जहां तक इस कविता के उद्देश्य की बात है तो इस कविता का मूल उद्देश्य
हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना है। देखिए बच्चों, कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं होता है। जीवन में हमारा छोटा बड़ा कोई भी कार्य हो, हर कार्य सउद्देश्य होता है। किसी उद्देश्य को लेकर हम कोई कार्य करते हैं, तो अगर साहित्य सृजन जैसा महनीय कार्य हो और निरुद्देश्य हो तो यह बात असंभव है। हर कवि, हर लेखक एक महान उद्देश्य को लेकर साहित्य सृजन करता है। तो इस कविता को लिखने के पीछे कवि नागार्जुन का क्या उद्देश्य रहा होगा? तो इस कविता को लिखने के पीछे कवि नागार्जुन का उद्देश्य पाठकों को हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना है। अगर कहा जाए कि कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो कविता का उद्देश्य पाठकों को हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना है। अगर मान लीजिए प्रश्न लॉन्ग टाइप में पूछ रहा है तो आपको भूमिका लिखते हुए लिखना है, लेकिन मूल उत्तर यही है कि हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना ही कविता का मुख्य उद्देश्य है। कभी कभी वही प्रश्न शॉर्ट आंसर में पूछता है, कभी कभी वही प्रश्न लॉन्ग आंसर में पूछता है। तो लॉन्ग आंसर में अगर पूछ रहा है तब आपको एक भूमिका लिखनी होती है। जैसे ये प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यमंजरी के पाठ बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। इसके रचयिता नागार्जुन है और कवि नागार्जुन एक मानवतावादी लेखक है, विचारक है, कवि है। और इस कविता में उन्होंने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। और कवि का उद्देश्य समस्त मनुष्यों को हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना है और कवि अपने उस उद्देश्य में सफल भी हुए हैं। फिर उसके बाद कविता को ध्यान में रखते हुए आप जगह जगह से स्टेंजा को समझाते हुए कुछ उदाहरण देते हुए लिख देंगे। अगर लॉन्ग टाइम में पूछ रहा है तो, और शॉर्ट टाइम में अगर पूछ रहा है तो सीधा सीधा आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता बादल को घेरते देखा है। इसका उद्देश्य यह है कि कवि हम समस्त मनुष्यों को हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना चाहता है, या कवि नागार्जुन इस कविता के माध्यम से समस्त मनुष्यों को हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना चाहते हैं। देखिए, आपकी लेखन शैली जैसी होगी आप उसी आधार पर लिख ले जाएंगे। अगर कविता से संबंधित प्रश्न जो है लॉन्ग टाइप का है तो उसको कम से कम 200 से 250 शब्दों में लिखना है। तब ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आपको प्रारंभ में 5-7 लाइन 8 लाइन की भूमिका लिखनी है। उसके बाद फिर कविता से जगह जगह उद्धरण देते हुए अपनी बातों को स्पष्ट करना है और अंत में उपसंहार लिखना है। तो कहने का मतलब कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न शॉर्ट आंसर में भी हो सकता है और यह प्रश्न लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट आंसर में मैंने बता दिया कि 5-7 लाइन 8 लाइन का आपको लिख देना है। और अगर लॉन्ग आंसर में पूछ रहा है तो आपको भूमिका भी लिखनी है। उसके बाद फिर विषय विस्तार करना है, फिर लास्ट में उपसंहार देना है। तब आपको पूरे अंक मिल पाएंगे। आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है के आधार पर मानसरोवर, चटवाचटी, कस्तूरी मृग, किन्नर किन्नरियों, कुबेर और उसकी नगरी अलका का वर्णन कीजिए। तो आइए इसमें देखा, इसमें कई प्रश्न हैं। जैसे कविता के आधार पर मानसरोवर का वर्णन कीजिए, शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर कई से इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे। मानसरोवर का वर्णन, चटवाचटी का वर्णन, कस्तूरी मृग का वर्णन, किन्नर किन्नरियों का वर्णन, कुबेर और उसकी नगरी अलका का वर्णन। ये जितने हैं शॉर्ट आंसर में एक एक करके पूछे जा सकते हैं। या हो सकता है सबको मिलाकर पूछ सकता है कि सबको मिलाकर पूछेगा तो लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो आइए मैं एक चीज को स्पष्ट करता हूं। जैसे कविता बादल को घिरते देखा है के आधार पर मानसरोवर का वर्णन करें, तो कविता के प्रारंभ में कवि नागार्जुन मानसरोवर का ही वर्णन किए। जैसे उन्होंने बताया है कि मानसरोवर के जल में कमल खिले हुए हैं और ओस की बूंदों के समान, मतलब ओस
कि उसी मानसरोवर में जो है अनेक वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गर्मी से व्याकुल होकर अनेक हंस वहां आते हैं, विचरण करते हैं, विष तंतु को खाते हैं और फिर वसंत ऋतु के समय उस मानसरोवर की सुंदरता और भी निराली हो जाती है और चकवा चकई जो एक दूसरे से रात्रि काल में बिछड़ जाते हैं उसी मानसरोवर के किनारे पुनः उनका मिलन होता है, आपस में प्रणय कला छिड़ जाता है। ये मानसरोवर का वर्णन है। आगे है चकवा चकई का वर्णन। तो प्रस्तुत कविता बादल को घिरते देखा है। इस कविता में कवि ने चकवा और चकई का बड़ा ही मनोहारी वर्णन या चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने बताया है कि पता नहीं कौन सा अभिशाप है कि रात्रि के समय संध्या काल से चिर अभिशापित चकवा चकई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। भाई साहित्य में यही है, एक मान्यता है कि कोई अभिशाप है जिस वजह से वे एक दूसरे से विरहित हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर सुबह चकवा और चकई का मिलन हो जाता है और वे पुनः मिल जाते हैं और आपस में प्रेम पूर्ण कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं? इसलिए भी झगड़ा करते होंगे ना क्योंकि किसी प्रेमी की प्रेमिका बिछड़ जाए, जब प्रेमिका उससे मिलेगी तो प्रेमी से झगड़ा करेगी ना, पूछेगी ना कहां से रात भाई। इसी चीज का वर्णन यहां किया गया। प्रणय कला से तात्पर्य क्या है? प्रेम पूर्ण झगड़ा। क्या प्रेम पूर्ण झगड़े से तात्पर्य क्या है? कि चकवा और चकई रात्रि भर बिछड़ जाते हैं, पुनः जब सुबह उनका मिलन होता है तो चकई चकवे से झगड़ा करती है कि आखिर तुम रात भर कहां थे। ऐसी मान्यता है कि चकवा जो है चांद से प्यार करता है, वह चकई को भूल जाता है, चांद को निहारता रहता है, देखता रहता है और उसी में पूरी रात बीत जाती है और चकई चकवे के लिए परेशान रहती है। ऐसी कोई साप है जिस वजह से इन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह पौराणिक मान्यता है। विज्ञान क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं है। साहित्य में उन्हीं बातों का उल्लेख है जो पौराणिक है। तो चकवा और चकई का वर्णन हो गया। कस्तूरी मृग, देखिए कस्तूरी मृग यह मृग की एक वैरायटी है। मृग कई प्रकार के होते हैं। श्याम मृग होते हैं, मतलब काले चितकबरे भूरे रंग के मृग होते हैं। मृग कई तरह के होते हैं। तो एक उन्हीं में एक मृग है कस्तूरी मृग, जिसका वर्णन कवि नागार्जुन ने अपनी इस कविता बादल को घिरते देखा है में किया है। वे बताते हैं कि हिमालय की सैकड़ों ऊंचाई पर स्थित घाटियों में, बर्फानी घाटियों में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। उनके नाभि में जो कस्तूरी है उसकी मनमोहक सुगंध उन्हें व्याकुल कर देती है और सुगंध को वे खोजने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन वे उसे खोज नहीं पाते हैं और अंततः अपने आप पर चिढ़ते हैं। तो इस तरह कवि इस कविता में कस्तूरी मृग का भी वर्णन किया है। किन्नर किन्नरियों का, देखिए कवि कविता की अंतिम पंक्तियों में किन्नर किन्नरियों का वर्णन किया है कि उसी हिमालय की सैकड़ों फुट ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर देवदार के वृक्ष हैं। उन्हीं देवदार के वृक्षों के बनों में किन्नर किन्नरियां भोजपत्रों की छाई हुई कुटिया में रहते हैं। किन्नरियां बड़ी ही खूबसूरत हैं। उनके बालों में विविध रंग के सुगंधित फूल लगे हुए हैं। गले में वे इंद्रनील की माला को पहने हुए हैं और नीले कमल को वे अपने कानों में पहने हुए हैं और वे अंगूर की मदिरा के शौकीन हैं। उनके सामने अंगूर की मदिरा रखी हुई है और वह मदिरा चांदी के बने हुए रत्न जनित पात्र में है और वे लोग उस मदिरा का पान किए हुए हैं, जिसके कारण से उनकी आंखें लाल है और बंसी बजा रहे हैं। तो किन्नर किन्नरियां पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली एक जाति विशेष है और जो गायन वादन का कार्य करते हैं, जो विविध ललित कलाओं के जानकार होते हैं और
उनका जीवन विलासितापूर्ण होता है। कुबेर और उसकी नगरी अलका का तो प्रस्तुत कविता बादल को गिरते देखा है। इस कविता में कवि ने कालिदास के ग्रंथ मेघदूतम को केंद्र में रखते हुए कुबेर और उसकी नगरी अलका का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जिस कैलाश पर्वत पर कवि कालिदास ने कुबेर के अवस्थित होने की, उसकी नगरी अलका के उपस्थित होने की और व्योम प्रवाही गंगा जल के होने की बात कही है, तो कवि कहता है मैंने बहुत खोजा लेकिन उस कैलाश शीर्ष पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। न तो कुबेर की मुझे प्राप्ति हुई, न कुबेर ही मुझे दिखा, न उसकी नगरी अलका दिखी, न व्योम प्रवाही गंगा जल का ही पता चला, न ही उस मेघ का पता चला जिसको कवि ने अपना संदेश वाहक बनाकर भेजा था। एक प्रकार से कवि कहता है कि मुझे उस कैलाश शीर्ष पर किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः वह कहता है कि छोड़िए जाने दीजिए, यह कवि की अपनी कल्पना थी। अर्थात कुबेर, उसकी नगरी अलका के बारे में जो कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूतम में लिखा है वे समस्त चीजें काल्पनिक। आइए अब अंतिम प्रश्न पर विचार किया जाए। बादल को गिरते देखा है, कविता की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो देखिए बच्चों, कविता की भाषा शैली, तो भाषा तत्सम प्रधान है। इस कविता में कवि ने तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है, जैसे अमल है, धवल है, गिरि है, शिखर है, तुहिन है, शीतल है, सलिल है। यानी कहने का मतलब पूरी कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग है। और इसके साथ ही साथ यह कविता आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। और इस कविता में कवि का उद्देश्य सहजता के साथ लोगों को हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना हो तो ऐसे लिखिए कि प्रस्तुत कविता बादल को गिरते देखा है। यह कविता हिंदी साहित्य के महान कवि नागार्जुन जी के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया, जैसे अमल, धवल, शिखर, मधुर, तिक्त, स्वर्णिम इत्यादि। और तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के कारण यह कविता बड़ी ही रोचक है। कविता में दुरूहता नहीं है, बल्कि ये तत्सम शब्द कविता को अत्यधिक रोचक बना देते हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है और इस आम बोलचाल की भाषा के माध्यम से कवि नागार्जुन समस्त मनुष्यों को हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही सहजता से, उस हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से समस्त मनुष्यों को बड़ी सहजता और सरलता से परिचित करा देते हैं। तो यह थे महत्वपूर्ण प्रश्न और इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। और यह पाठ ही नहीं, इस वीडियो के साथ काव्य मंजरी में जो आपके क्लास 12 का सिलेबस था वह भी पूर्ण हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा, अभ्यास करिएगा। तो फिर हम लोग पुनः गद्य संकलन के अंतिम पाठ के साथ पुनः उपस्थित होंगे और इस वीडियो के साथ ही साथ आपका काव्य मंजरी का सिलेबस पूर्ण हुआ। ओके, थैंक यू।